हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक टॉपिक पे उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संट के बारे में। जी हाँ, संट रजिस्टर हमारे एसी पीसीबी में करंट को सेंस करने के लिए, करंट मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि आप संट पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं संट पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक बने रहिए ताकि संट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका एकदम क्लियर हो जाए कि संट रजिस्टर से कैसे करंट मेजरमेंट का काम किया जाता है, कैसे संट से करंट सेंसिंग करके पता लगाया जाता है कि सर्किट में ओवर करंट हुआ है या नहीं। तो संट का जो यूज है वो करंट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। लेकिन करंट मेजरमेंट जो होता है वो पीसीबी में दो तरीके से होता है। अगर कोई लोड चल रहा है, वो कितना एम्पियर ले रहा है, इसकी जानकारी अगर एमसीयू तक देने होती है तो वो दो तरीके से दिया जाता है। एक तो एसी का एम्पियर मेजरमेंट करके दिया जाता है। तो एसी में अगर करंट का मेजरमेंट करना होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। और डीसी में अगर कोई लोड चल रहा है और उसमें हमें एम्पियर देखना है कि वो कितना एम्पियर ले रहा है, तो डीसी में करंट मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है संट। संट एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है जो लो वैल्यू का बनाया जाता है, जिसका वैल्यू जो होता है ओम होता है वो मिली ओम या इससे भी कम हो सकता है। क्योंकि कितने लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि संट की जो वैल्यू होती है कम क्यों रखी जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये सारा चीज़ जो है आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है कि संट कैसे काम करता है, कैसे इससे करंट मेजरमेंट प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है, इससे वो सारा चीज़ जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम आपको दिखा दें कि संट जो होता है वो किस किस शेप में हमें दिखेगा। तो हमारे एसी पीसीबी में जो संट दिखता है वो ज़्यादातर एसएमडी में दिखेगा, इस टाइप का संट रजिस्टर। और सॉलिड में अगर दिखता है तो इस टाइप का दिखता है, असेंबली में दिखेगा तो इस टाइप का। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो डीसी पे चलते हैं, हाई वोल्टेज डीसी पे चलते हैं और उस पर लोड अधिक एम्पियर लेता है। उस समय जब करंट मेजरमेंट करना होता है तो संट आप इन सब रूप में भी, शेप में भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। जैसे एक यहाँ पर भी मैं आपको संट रजिस्टर दिखा रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार का संट रजिस्टर ही है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस संट पे एक रेशियो लिखा हुआ है कि 10 एम्पियर जब इस संट से होके गुजरेगा तो ये उसको वोल्ट में जब बदलेगा तो कितना बदलेगा, 75 मिली वोल्ट। मतलब कि 75 मिली वोल्ट अगर एमसीयू को मिलेगा तो एमसीयू के अंदर प्रोग्रामिंग है कि वो समझ जाएगा कि जो लोड चल रहा है वो 10 एम्पियर का लोड है। मतलब कि हैवी लोड को एमसीयू को बताना है कि इस पर लोड कितना है। तो हमारी एमसीयू जो होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को वोल्टेज के रूप में समझती है। उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देना हो तो एमसीयू वोल्टेज के रूप में समझती है। अगर एम्पियर का भी इंफॉर्मेशन एमसीयू को देना है कि लोड जो है वो कितना एम्पियर ले रहा है तो वो भी हमें वोल्टेज में ही कन्वर्ट करके देना है। और एमसीयू हमारे आउटडोर पीसी में जो यूज होती है वो 3.3 वोल्ट की होती है या 5 वोल्ट की होती है। मतलब कि अगर 10 एम्पियर या 20 एम्पियर भी हमारी पीसीबी ले रही है तो उसका जो इंफॉर्मेशन हमें एमसीयू को देना है वोल्ट के रूप में वो 5 वोल्ट के अंदर ही होना चाहिए। क्योंकि हमारी एमसीयू 5 वोल्ट से चल रही है तो कोई भी सिग्नल उसको 5 वोल्ट से कम ही होना चाहिए। 3.3 में चल रही है तो कोई भी सिग्नल 3.3 में ही होना चाहिए। तो इसीलिए संट यूज किया जाता है। संट में एक रेशियो होता है, इसलिए संट मिली वोल्ट का बनाया जाता है। और मिली वोल्ट से एम्पियर में क्या अंतर है, क्यों अंतर पड़ता है, ये सारा चीज़ जो है हम अब सर्किट में बताएंगे आपको डायग्राम के थ्रू। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि हमारे पीसीबी में संट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस टाइप का यूज़ होता है, तो वो भी हम एक बार आपको इमेज के थ्रू बता रहे हैं। जैसे आप दो पीसीबी यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो आईपीएम है इस पे हमारा कंप्रेसर चलता है। हमारे एसी पीसीबी में सबसे एम्पियर लेने वाला जो यूनिट होता है वो कंप्रेसर ही होता है कि जब वो चलता है तभी ज़्यादा एम्पियर लेता है। तो वो कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पर आईपीएम बना हुआ है। तो आईपीएम पे जब कंप्रेसर लग जाता है और वो स्टार्ट हो जाता है तो एक उसकी लिमिट होती है कि इतना एम्पियर ही लेना चाहिए। अगर उससे वो ज़्यादा एम्पियर लेने लगे तो हो सकता है कि कंप्रेसर चोक ले लिया हो, खराब हो चुका हो, या हो सकता है कि आगे और कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई जिससे एम्पियर हाई हो गया है। तो इन्फॉर्मेशन जब एमसीयू को मिलता है कि एम्पियर ज़्यादा ले रहा है तो वो सारा सिग्नल देना बंद कर देती है, जिससे हमारी पीसीबी ओवर करंट प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट हो जाती है। अब संट इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 संट लगा हुआ दिख रहा है इस टाइप में भी। और यहाँ देखेंगे तो एसएमडी में आपको 3 संट यहाँ लगा हुआ दिख रहा है। ये संट जो है करंट मेजरमेंट का काम करते हैं। जब यहाँ पर लोड लगेगा हमारा
तो ये करंट मेजरमेंट करके अब मान लीजिए 10 एम्पियर लोड ले रहा है या 20 एम्पियर, तो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके और किसको बताते हैं, एमसीयू को, ताकि एमसीयू के अंदर पता चल जाए कि हमारा जो करंट लोड ले रहा है वो निश्चित रूप में ले रहा है, नहीं ले रहा है, या ज़्यादा लेने लगा, तो वो सारा चीज़ एमसीयू को पता चल जाता है। तो अब आते हैं कि कैसे ये काम करता है, इसके लिए सर्किट कैसे बनाया जाता है और क्यों इसकी वैल्यू मिली ओम में ही रखी जाती है हमारे पीसीबी में, वो सारा चीज़ अब आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए तभी ये क्लियर होगा। थोड़ा सा हमें ओम्स लॉ में भी जाना होगा इसमें, तो सारा चीज़ मैं क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में वो समझ में आ जाए। तो एक बार आते हैं, फिर हम डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं कि शंट कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है और इस लोड को पॉजिटिव और डीसी लोड है, ये तभी लोड चलेगा जिसको इसको पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव 310 वोल्ट मिल रहा है और इसका दूसरा सिरा जो निगेटिव वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो जब ये लोड चलेगा, एम्पियर लेगा, तो कितना एम्पियर ले रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ भेजना है, एमसीयू तक भेजना है। वो इन्फॉर्मेशन हमें एमसीयू तक भेजना है। लेकिन बात ये हो जाएगी कि जब ये लोड चलेगा, अगर हम यहाँ से कोई सर्किट बना के डायरेक्ट एमसीयू में देंगे तो वो 300 वोल्ट की सर्किट रहेगी। एम्पियर कम ले या ज़्यादा रहे, यहाँ पर वोल्ट कितना रहेगा, 300 वोल्ट ही रहेगा। अब 300 वोल्ट हमारे एमसीयू में जाएगा तो हमारी एमसीयू खराब हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई भी इंफॉर्मेशन 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट से कम ही चाहिए। अब क्या किया जाता है कि कंपैरेटर आईसी भी यूज करेंगे, तो कंपैरेटर आईसी पे भी हम कंपेयर कराने के लिए 300 वोल्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटर का भी यूज जो किया जाता है वो मिली वोल्ट को कंपेयर कराने के लिए किया जाता है। तो अब बात आ गई कि यहाँ पर जो एम्पियर ये लोड लेगा, अब ज़्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है, उसका इंफॉर्मेशन वोल्टेज के रूप में हमें कहाँ देना है, एमसीयू को देना है। अब वो कैसे दिया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो लोड लगा हुआ है, इसी लोड में निगेटिव में एक और छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, शंट लगा दिया जाता है, एक छोटा सा शंट लगा दिया जाता है। अब कोई भी लोड जो रहता है वो उसमें एक रेजिस्टेंस रहेगा ही आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आईपीएम लगा हुआ है, ध्यान समझना है, जैसे यहाँ पर आईपीएम लगा हुआ है। अब आईपीएम में हमारा क्या लग जाता है, मोटर। अब मोटर में भी लगे रहते हैं कॉइल। मोटर में हम देखेंगे तो इसमें क्या लगा रहेगा, हमारा कॉइल लगा रहेगा, और ये आईपीएम से जुड़ा है, प्लस और माइनस से ये सब कॉइल जुड़े रहते हैं। तो जब भी हम इसमें चेक करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब हर लोड में हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, चाहे ये इंडक्शन लोड ही है, इसमें भी हम चेक करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ लोड एम्पियर, मतलब हमारा जो ओम है, ओम में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम लोड लगाते हैं तो हमें कुछ ओम में रेजिस्टेंस मिलता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है वो है हमारा 100 ओम का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो लोड है उसमें हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि किसी भी सर्किट में कोई भी लोड लगाएंगे तो रेजिस्टेंस अगर नहीं रहेगा उसमें तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि करंट के फ्लो को अगर हम रेसिस्ट करेंगे तभी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हर लोड में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि यहाँ पर जो लोड हमारा लगा हुआ है इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो जैसे मान लिया कि ये जो लोड है इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है, एग्जाम्पल मान लीजिए। इस आईपीएम पे जो हम कंप्रेसर लगाएंगे तो उसमें भी रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। तो मान लीजिए वो कितने ओम का है, 100 ओम का। अब क्या करेंगे कि इसी सर्किट में यहां पे हम एक शंट लगा देंगे। इसी सर्किट में यहां पर हम एक और रजिस्टर लगा देंगे। शंट भी क्या है, एक रजिस्टर ये जिसकी वैल्यू मिली ओम में रहती है। ऐसे यहां पर हमने एक और शंट लगा दिया। अब देखिए, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो दो टाइप का होता है, या तो कहीं ऐसे दिखाया जाता है या कहीं ऐसे। तो कहीं भी अगर लोड को भी दिखाया जाता है, आप देखे होंगे कि किसी भी सर्किट में लोड का अगर डायग्राम में सिंबल बनाया जाता है तो वो भी ऐसा ही बनाया जाता है। मतलब कि लोड भी रेजिस्टेंस ही होता है, इसलिए लोड का सिंबल भी ऐसा ही बनाया जाता है, और रजिस्टर का सिंबल भी कहीं कहीं ऐसे ही यूज किया जाता है। मतलब कि हमने एक यहाँ पर और एक शंट लगा दिया रजिस्टर। अब शंट क्या होता है, उसकी वैल्यू मिली ओम में रहती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो शंट लगा हुआ है उस पर मान लीजिए लिखा हुआ है हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पर शंट लगा है और उस पर लिखा है R050, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, उस पर कोड लिखा हुआ है R050। इसका मतलब इसको हम डिकोड करेंगे तो ये हो जाएगा
0.05 ओम, 0.05 ओम, मतलब कि यहां पर जो शंट लगाया गया है वो 0.05 ओम का है, 0.05 ओम। यहां पे लगा दिया गया और इसका दूसरा सिरा कहां जोड़ दिया गया? ग्राउंड में। देखिएगा शंट जब भी लगता है एक सिरा लोड पे रहता है और दूसरा सिरा कहां रहता है? ग्राउंड से जुड़ा रहता है। ग्राउंड में ही शंट लगाया जाता है। अब यहाँ पे शंट क्यों लगाया गया, अब इसको हम समझेंगे, क्योंकि हमारा लोड में भी रेजिस्टेंस और शंट भी एक क्या है? रजिस्टर ही है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कम क्यों रखी गई, मिली ओम में क्यों रखी गई, वो चीज अब हमारे समझ में आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये जो सर्किट है, ये जो हमारी एक डीसी सर्किट पूरा हो गई, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हो गए। यहाँ पर अब कितने रेजिस्टेंस हो गए हमारे? दो। अब यहाँ पर बन गया वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा क्या बना? वोल्टेज डिवाइडर। समझिएगा यहाँ पे, अब वोल्टेज डिवाइडर में ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 का काम करेगा और ये जो रेजिस्टेंस है वो R2 का। अब यहां से जो वोल्ट आउट होगा, यहां से जो अब वोल्ट आउट होगा, यहीं से इस वोल्ट से हम करंट मेजरमेंट का काम करेंगे। वो कैसे, वो आगे समझ में आएगा। पहले हम ये देखें कि अभी यहां से जो वोल्टेज आउट होगा वो कितना होगा। इस यहां से जो वोल्टेज अब आउट होगा वो कितना होगा, हमें ये पता लगाना है। तो वोल्टेज डिवाइडर का रूल होता है कि हमें अगर यहाँ पता लगाना है कि कितना वोल्ट आउट होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इस सर्किट में कितना वोल्ट इन किया गया है, इनटू R2 अपान R1 प्लस R2। इस फार्मूला से हम पता लगाएंगे कि अभी ये जो लोड लगा हुआ है यहां से वोल्ट कितना आउट होगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। वोल्टेज हमारा कितना है, मान लीजिए वोल्टेज हम 300 वोल्ट ले रहे हैं। मान लीजिए हमने यहां पर 300 वोल्ट ले लिया। अब वोल्टेज कितना हो गया हमारा? 300 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है? मिली ओम में है। क्यों कम रखा गया है अब आपके समझ में आएगा, क्योंकि यहां से जो वोल्ट आउट होना चाहिए वो जब पूरा लोड ये लेगा, पूरा एम्पियर जब लेगा, तो वो वोल्टेज जो हमारा आउट होना चाहिए वो 5 एम्पियर से 5 वोल्ट से कम ही होना चाहिए। भले यहाँ पर 20 एम्पियर ये लोड ले, जब चलने लगा 20 एम्पियर लेने लगा, तो 20 एम्पियर जब लेगा तो यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो अगर 5 वोल्ट के एमसीयू तो 5 वोल्ट से कम होना चाहिए, 3.3 के तो उससे कम होना चाहिए। तो उसी के रेशियो से यहाँ पर कम लगाया जाता है। कम क्यों लगाया जाता है? ताकि अगर वोल्टेज डिवाइडर से हम आउटपुट निकालें तो वो आउटपुट हमारा 3.3 वोल्ट से कम हो, मिली वोल्ट में हो। अब कैसे, वो देखिए, यहाँ पर वोल्टेज हो गया 300 और R2 हमारा कितना हो गया? 0.5 ना, अपान R1 है हमारा 100 प्लस 0.5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 15 अपान, ये दोनों प्लस कर देते हैं कितना। अब इसको हम कैलकुलेट करके पता लगाएंगे तो ये जो हमारा होगा ये होगा 0.149 वोल्ट, 0.149 वोल्ट। मतलब कि अभी यहाँ पे जो 300 वोल्ट है और ये हमारा जो लोड लगा दिया गया, अभी लोड मान लीजिए नहीं चल रहा है, हमने लोड लगा दिया, तो लोड लगाते समय यहाँ से जो वोल्ट आउट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0.149 वोल्ट, मतलब मिली वोल्ट में इतना पे आउट हो रहा है। अब यहाँ से एमसीयू में जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो कितना जाएगा? 0.149 वोल्ट, ठीक। लेकिन ये जो 0.149 वोल्ट जो अभी आउट हो रहा है वो कितने एम्पियर के लोड पे हो रहा है, ये पता लगाना है कि कितने एम्पियर इस सर्किट में अभी चल रहा है। तो आउटपुट हमारा कितना हो रहा है? 0.149 वोल्ट, कितने एम्पियर पे। अब जब यहाँ एम्पियर बढ़ने लगेगा तो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो कितना बढ़ेगा, वो अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अभी आप इतना समझ गए कि यहाँ पर जब हम शंट लगा देते हैं लोड के नीचे ग्राउंड से, तो यहाँ हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है और जो आउटपुट होगा वो शंट की वैल्यू जितनी कम होगी आउटपुट भी हमारा उतना ही क्या होगा? कम होगा। अगर शंट की वैल्यू हम यहाँ पे बढ़ा दें, 1 ओम कर दें, तो आउटपुट हमारा वोल्ट में, मतलब कि मिली वोल्ट नहीं वोल्ट में आने लगेगा, जबकि हमें 5 वोल्ट से क्या रखना है?
कम ही रखना है। इसलिए आउटपुट हमारा अगर पूरा एम्पियर ये लोड लेने लगे तो आउटपुट वगैरह में 3.3 या 5 वोल्ट से कम रखना है। इसलिए शंट की जो R2 की वैल्यू होती है वो किस में रखी जाती है, मिली वोल्ट में, ताकि पूरे लोड का एम्पियर जो है एमसीयू को 3.3 के अंदर ही मिले, एक रेशियो में मिले। अब हम पता लगाएंगे कि ये जो हमारा आउट हो रहा है 0.149 वोल्ट वो कितने एम्पियर के लोड पे है। और जब यहाँ एम्पियर बढ़ेगा तो आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा, अब हम वो पता लगाएंगे। तब तक हम इस सर्किट को अभी साइड कर दे रहे हैं। इस सर्किट को हम अभी साइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसका भी जिक्र आएगा जो हम आगे अभी देखेंगे। तो ये आप समझ गए कि यहां से जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, 0.149 वोल्ट। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं या साइड कर दे रहे हैं। तो हमने यहां देखा कि अभी जो आउटपुट हो रहा है यहां पे होगा वो कितना होगा, तो हमारा जो यहां से आउटपुट होगा वो होगा 0.149 वोल्ट। अभी आउटपुट हो रहा है ये R1 R2 लोड अगर लगा हुआ है और शंट लगा हुआ है तब। लेकिन ये कितने एम्पियर का रेशियो आ रहा है, अभी इस पे एम्पियर कितना है वो हमें पता लगाना है कि कितने एम्पियर पे ये आउटपुट इतना है। अब यहाँ एम्पियर जब लोड लेने लगेगा तो ये आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा, अब वो समझना है हमें। तो अब हम पता कर लें कि अभी ये जो सर्किट में लोड लग गया है जिसका यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार जो आउटपुट इतना हो रहा है वो कितने एम्पियर के लोड पे हो रहा है, ये पता लगाना है। तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा आना है ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, V इजकल टू आई आर। V इजकल टू आई आर। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें दो चीज मालूम है इस सर्किट में। हमें दो चीज मालूम है, क्या, एक तो वोल्ट मालूम है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमें वोल्ट मालूम है और दूसरा क्या मालूम है, रेजिस्टेंस। अब दोनों को हम सीरीज में तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो हमें वोल्ट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, मतलब हमें ये मालूम है ये कितना है हमारा, ये हमारा मान लीजिए 300 वोल्ट। और हमें रेजिस्टेंस भी मालूम है, रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे सीरीज में हो गया तो 100.05 ओम। अब हमें पता क्या करना है, करंट I पता करना है। अब I पता करना है तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा I का फॉर्मूला हमारा I इजकल टू V अपान R। I इजकल टू V अपान R, मतलब वोल्ट में रेजिस्टेंस हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वोल्टेज हमारा कितना है यहाँ पे, तो वोल्टेज है हमारा 300 वोल्ट, 300 वोल्ट है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 100.05 ओम। अब इसको हम कैलकुलेट जब करेंगे, इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अब हमारा क्या निकल जाएगा कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो एक बार हम इसको कैलकुलेट करके पता लगा रहे हैं कि हमारा जो अभी सर्किट में एम्पियर लेगा लोड लगाने को वो कितना लेगा, तो इसको कैलकुलेट करके पता लगा रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.99 एम्पियर। 2.99 एम्पियर मतलब इस सर्किट में अगर हम लोड लगा दें, लोड चले या ना चले, हम लोड लगा दें तो उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 100 ओम है और एक रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस ऐसे ही लोड ही होता है। तो लोड जब नहीं चलेगा तो उस समय यहाँ पर जो एम्पियर है वो कितना है हमारा, 3 एम्पियर। एग्जाम्पल चल रहा है, ये हो गया कितना है, 3 एम्पियर। मतलब कि हमने अभी ये पता लगाया है कि जब हमारा ये लोड 3 एम्पियर ले रहा है, लगभग 2.99 का मतलब है कि 3 एम्पियर हमारा जब लोड 3 एम्पियर ले रहा है तो उस समय आउटपुट जो वोल्टेज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.149 वोल्ट। याद रखिएगा ये जो आउटपुट में 0.149 वोल्ट हो रहा है वो कितने एम्पियर पे हो रहा है, 3 एम्पियर पे। अब मान लीजिए लोड चलने लगा, एम्पियर ज्यादा लेने लगा। अब ये जो लोड चलने लगा, एम्पियर ज्यादा लेने लगा, तो अब ये आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा हम ये जानेंगे। अभी ये जो आउटपुट हो रहा है 0.149 वोल्ट का, वो कितने एम्पियर पे हो रहा है, तो वो हो रहा है लगभग 2.99 एम्पियर पे। मतलब जब 2.99 एम्पियर ये लोड ले रहा है तो उस समय जो यहाँ से आउटपुट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.149। अब मान लीजिए ये लोड चलते चलते लेने लगा 10 एम्पियर,
ये लोड जो है चलते चलते लेने लगा कितना, 10 एम्पियर। अब उस समय हमें पता लगाना है कि यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो आउटपुट होगा, वो कितना वोल्ट होगा। अब हमें ये पता लगाना है, क्योंकि ये तो था 3 एम्पियर पे कि जब लोड हमारा 3 एम्पियर लेगा तो 0.149 वोल्ट आउट होगा। लेकिन अब मान लीजिए कंप्रेसर चलने लगा, वो लेने लगा 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर लेने लगा, तो 10 एम्पियर का जो रेशियो है एमसीयू को किस में पहुंचाना है, वोल्टेज ग्रुप में, तभी तो शंट लगा हुआ है। तो अब यहां पर वो वोल्टेज ड्रॉप में असर होगा। अब एम्पियर बढ़ेगा तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि कैसे बढ़ेगा, ये भी ओम्स लॉ में ही छुपा हुआ है। जब एम्पियर बढ़ेगा तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो अब मैं आपको समझा रहा हूं, बढ़िया से समझिए। तो हमने अभी ये देखा कि यहां पर जो वोल्टेज आउट हो रहा था वो कितना वोल्ट हो रहा था, तो वो हो रहा था 0.1449 वोल्ट। लेकिन कितने एम्पियर पे हो रहा था, तो वो हो रहा था लगभग 2.99 एम्पियर। 2.99 एम्पियर मतलब कि जब ये लोड 3 एम्पियर के करीब ले रहा है तो यहां से जो वोल्टेज आउट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना। अब मान लीजिए लोड चलते चलते लेने लगा कितना, 3 एम्पियर की जगह पे लेने लगा अब हमारा 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर लेने लगा तो जो 3 एम्पियर पे इतना आउट हो रहा था यहां से, अब हमें पता लगाना है कि 10 एम्पियर पे ये कितना आउट होगा, तभी तो एमसीयू समझेगी। तो 3 एम्पियर पे यहां से जो आउटपुट हो रहा था वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार वो हो रहा था 0.149 वोल्ट। अब एम्पियर यहां पे बढ़ गया, तो अब हमें पता लगाना है कि यहां से जो आउटपुट होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, कितना होगा। तो उसके लिए हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का नियम है V = I × R। अब हमें यहां पर वोल्टेज ड्रॉप पता लगाना है कि यहां आउटपुट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो रेजिस्टेंस तो फिक्स है, ये R2 हमारा फिक्स है, ये कितना है, तो R2 हमारा जो है यहां पर वो है 0.05 ओम। एम्पियर कितना हो गया है हमारा, 10 एम्पियर हो गया हमारा, कितना, 10 एम्पियर। तो हमें क्या पता लगाना है कि कितना वोल्ट यहां से अब ड्रॉप होगा। हमें वोल्टेज ही तो पता लगाना है। तो इस फार्मूला से अब हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मतलब कि 10 × 0.05, 10 × 0.05। अब यहां से हमें पता लगाना है कि कितना वोल्ट ड्रॉप होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 10 एम्पियर पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा जो होगा वो हो जाएगा 0.5 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 0.5 वोल्ट। अब यहां से जो आउटपुट होगा वो कितना होगा हमारा, 0.5 वोल्ट। मतलब कि जब 10 एम्पियर का लोड लेने लगेगा तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हमारा 0.5 वोल्ट। अब एमसीयू को मिलता रहेगा, एमसीयू में प्रोग्रामिंग है। जैसे एमसीयू को पता चलेगा कि 0.5 वोल्ट आ रहा है, वो समझ जाएगी कि एम्पियर कितना हो गया है, 10 एम्पियर। तो इस तरीके से सर्किट के अनुसार अलग अलग संट यूज किए जाते हैं। संट जो होते हैं वो R2 का काम करते हैं। जितना मिली ओम में कम होगा उतना आउटपुट यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा होगा तो आउटपुट मिली वोल्ट में ही रहेगा। लेकिन अब बात आ गई कि यहाँ से जो अब मेजरमेंट करना, ये जो वोल्टेज आउट हो रहा है वो हम डायरेक्ट एमसीयू में नहीं दे सकते हैं। वो वोल्टेज जो है डायरेक्ट एमसीयू में नहीं दे सकते हैं। क्यों एमसीयू में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भले वोल्टेज दिख रहा है लेकिन एम्पियर भी जा रहा है। यहाँ एम्पियर क्या है, हाई है। हमारी जो एमसीयू होती है वो नैनो एम्पियर नहीं से कम लेती है, नैनो एम्पियर तक लेती है, मिली छोड़िए नैनो। अब यहाँ पे जब हाई एम्पियर उसमें जाएगा तो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इस तरीके से अब ये डायरेक्ट न दे के उसके लिए क्या यूज कर दिया जाता है, कंपैरेटर यूज कर दिया जाता है। मतलब आपने ये समझ लिया कि जब यहाँ पर 3 एम्पियर का लोड था तो आउटपुट कितना था हमारा, 0.149 वोल्ट। अब जैसे जैसे एम्पियर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इस फार्मूला के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है। अब जैसे जैसे एम्पियर बढ़ेगा या कम होगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप इस फार्मूला के अनुसार क्या होगा हमारा, कम या ज्यादा होगा। तो जितना R2 की वैल्यू कम रखा जाएगा, अगर एम्पियर ज्यादा भी लेगा तो यहाँ पर वो मिली वोल्ट में ही आउटपुट रहेगा, ताकि एमसीयू हमारी क्या है, सुरक्षित रहे। लेकिन ये डायरेक्ट अंदाजा देके अब क्या यूज किया जाता है, कंपैरेटर। तो कंपैरेटर आईसी का एक छोटा सा सिंपल में बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब कैसे यहाँ से कंपैरेटर का यूज करके एमसीयू को बताया जाता है कि हाँ कितना एम्पियर का लोड है, अब उसको थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम कंपैरेटर का नॉर्मल सिंपल यूज बता रहे हैं, क्योंकि उसके लिए अलग अलग सर्किट होती है। किसी और वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। अभी हम शंट के बारे में ही बात कर रहे हैं कि शंट से कैसे एम्पियर मेजरमेंट किया जाता है।
तो फ्रेंड्स अब हम इस सर्किट से समझेंगे कि कैसे ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए कंपैरेटर यूज होता है, वो हम सिंपल सर्किट बना के समझाएंगे। तो जैसे हमने अभी भी ये देखा कि यहाँ पर जो शंट लगा हुआ था, यहाँ से जो आउटपुट हो रहा था हमारा 2.9 है, मतलब 3 एम्पियर पे कितना आउटपुट हो रहा था, तो 0.149 वोल्ट। और मान लीजिए ये जो कंप्रेसर है हमारा वो मैक्सिमम 10 एम्पियर लेता है। मैक्सिमम कितना लेता है, मान लीजिए 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर पे जो यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा वो कितना होगा, 0.5 वोल्ट। तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि जब भी 0.5 वोल्ट से अगर अधिक आउटपुट यहाँ पे होने लगे, मतलब कि हमारा ये लोड क्या होने लगा, अधिक एम्पियर लेने लगा। जब भी 10 एम्पियर से अधिक लेगा आउटपुट क्या होगा, इससे हमारा बढ़ेगा, फॉर्मूला के अनुसार देखा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन वोल्टेज वो डायरेक्ट एमसीयू में नहीं दिया जाता है, उसके लिए कंपैरेटर यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ से एम्पियर ज़्यादा जाएगा तो डायरेक्ट देने से हमारी एमसीयू क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए कंपैरेटर यूज किया जाता है। अब कंपैरेटर से कैसे पता चले एमसीयू को कि हाँ 10 एम्पियर के लोड के अनुसार हमारा लोड चल रहा है या उससे अधिक लेने लगा। जैसे ही उसको पता चलेगा कि अधिक लेने लगा तो और भी सारा एक्शन ये लेती है। तो उसके लिए कैसे व्यवस्था किया जाता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। तो कंपैरेटर कैसे काम करता है इस पर मेरा एक वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कंपैरेटर को बताने में आधे घंटे 1 घंटे लग जाएंगे। तो कंपैरेटर पे मैं बता दिया हूँ कि कंपैरेटर जो होता है वो 2 वोल्टेज को कंपेयर करता है, 2 वोल्टेज को कंपेयर करता है। तो एक आप देख रहे हैं कि जो हमारा शंट है उसके ग्राउंड वाले पर्सन से रजिस्टर्स लगा के जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ से। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना रहेगा, तो यहाँ पर हमारा रहेगा 0 वोल्ट। और एक इस पे है नॉन इन्वर्टिंग पिन पे, ये जो प्लस का मार्किंग होता है वो नॉन इन्वर्टिंग पिन पे दिया जाता है। तो नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जब हाई वोल्टेज रहता है तो उस समय हमारा जो आउटपुट होता है वो VCC के अनुसार होता है हाई। और जब हमारा इन्वर्टिंग पिन पे हाई हो जाएगा, ये लो उस समय हो जाएगा, तो ये आउटपुट में लो हो जाता है, मतलब ग्राउंड की सप्लाई जो होती है चली जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मान लीजिए हमने देखा कि 10 एम्पियर पे जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वोल्टेज वो कितना होना चाहिए, 0.5 वोल्ट। तो यहाँ पर एक मान लीजिए हमने रिफरेंस वोल्टेज दे दिया, अलग से एक सप्लाई बना के वोल्टेज डिवाइडर बना के हमने मान लीजिए यहाँ पर एक वोल्टेज दे दिया, कितना, 0.5 वोल्ट अलग से दे दिया है इस वाले पे, नॉन इन्वर्टिंग पे। अब जब नॉन इन्वर्टिंग, अभी क्या है कि जब हमारा लोड नहीं चलेगा या ये लोड लगा हुआ है, मान लीजिए 3 एम्पियर ले रहा है, तो उस समय हमारा यहां पर कितना होगा, 49 वोल्ट। तो इस समय हमारा हम वोल्टेज कंपेयर करेंगे तो हमारा अभी नॉन इन्वर्टिंग पिन क्या है, हाई है, मतलब कि एमसीयू को अभी हाई मिलेगा। हाई मतलब कि मान लीजिए इसको कितना वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट। तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग है कि जब भी इसको 5 वोल्ट मिलता रहेगा ये समझ जाएगी कि अभी जो लोड है उसका एम्पियर कंट्रोल में है, उसका एम्पियर क्या है, कंट्रोल में है। तो क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज दे दिया गया है 0.5 वोल्ट। अब जैसे जैसे यहाँ पर जो लोड है वो एम्पियर लेना चालू करेगा, ये वाला वोल्टेज क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। और बढ़ते 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 अगर ये 10 एम्पियर लेने लगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 वोल्ट। कितना हो गया यहाँ पर, 0.5 वोल्ट। जब दोनों पे ये बराबर हो जाता है तो ये आउटपुट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, 2.5। तो जैसे ही आधा होगा एमसीयू को पता चल जाएगा कि चलो लोड जो है वो बराबर लेने लगा। लेकिन जैसे ही अब 0.5 से मिली वोल्ट भी ज़्यादा होगा तो यहाँ इन्वर्टिंग पिन है, इस पर जैसे ही इससे ज़्यादा होगा तुरंत यहाँ पे ग्राउंड वाली सप्लाई, लो वाली सप्लाई चली जाएगी। मतलब कि 0.05 10 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा ये लोड लेगा, ये वाला जो है इस रिफरेंस वोल्टेज से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जैसे ही अधिक होगा यहाँ पर 5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट की जगह पे क्या होगा, ग्राउंड वाली सप्लाई चली जाएगी और एमसीयू को पता चल जाएगा कि हाँ ओवरलोड हो चुका है, इसलिए जो भी सिग्नल ये देने वाली होती है आईपीएम को देना बंद कर देती है। लेकिन ये सर्किट हमने सिंपल बताया, ये अलग अलग टाइप के भी बनते हैं, उसके लिए भी फार्मूला यूज होता है। लेकिन अभी हमने, हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो शंट के बारे में था। इस फार्मूला पे भी हम एक वीडियो आपको जल्दी ही बना के लाएंगे। तो शंट कैसे काम करता है वो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया है। शंट क्यों मिली ओम में रखा जाता है ये भी आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये R2 के जगह पे यूज किया जाता है। तो यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एम्पियर के हिसाब से होगा, कम एम्पियर पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और जैसे जैसे एम्पियर ज़्यादा लेगा ये लोड, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जितने एम्पियर का लोड दे दिया गया है, हमें डिजाइनर क्या करते हैं कि ऐसा ही ओम का लगाएंगे यहाँ पे कि जितना अधिक एम्पियर इसको लेना होगा उसमें ये 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट से अधिक ना हो, मिली वोल्ट में ही रहे। इसलिए यहाँ पर कम ओम का मिली ओम में यहाँ पर शंट यूज किया जाता है। तो इस तरीके से शंट का यूज जो है करंट मेजरमेंट के लिए
किया जाता है। अगर इस शंट की वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो प्रोग्रामिंग के अनुसार यहाँ पर वोल्टेज बदल जाता है और एरर आने लगता है ओवर करंट प्रोटेक्शन का। तेज तो अलग बात होगी, हमें इस वीडियो में बस ये जानना था कि शंट कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूं कि शंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइए, क्योंकि हम उसी टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए भी ज़्यादा फायदेमंद हो। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं ये बता दूं कि मल्टीटेक, एसी पीसीबी, इन्वर्टर पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ईवी, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, सीसीटीवी सबका चिप लेवल रिपेयरिंग तक की कोर्स कराती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और विजिट करके डेमो क्लास लेके एडमिशन भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।